Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again in the class of business policy. Today we will finish chapter number 6, that is about strategy analysis and choice. Basically, we are discussing in this chapter different methods to evaluate these strategies, and then how we come to know that what will be the best strategy that is suited for the organization in the context of a specific situation. So let's start with the part number 3 of chapter 6. लास्ट टाइम हमने कुछ मैट्रिक्स डिस्कस किए थे इन प्रीवियस पार्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया था स्पेस मैट्रिक्स. हमने इसके अलावा डिस्कस किया था स्पेस मैट्रिक्स के अलावा हमने डिस्कस किया था शॉर्ट मैट्रिक्स. शॉर्ट मैट्रिक्स के बाद हमने डिस्कस किया था इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो बल्कि आप पहले पढ़ चुके हैं. इसमें उसका एक हमने ब्रीफ डिस्कस किया था. तो आज हम 2 मैट्रिक्स और पढ़ेंगे. इनफैक्ट 3 मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम, जिनमें सबसे पहला है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप. BCG मैट्रिक्स बड़ा फेमस है और आम श्योर आपने बहुत दफ़ा इसको पढ़ा होगा. कैश काउ, डॉग, क्वेश्चन मार्क एंड स्टार, ये बहुत दफ़ा आपने अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ा होगा. ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है जो बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने इसको डेवलप किया था. एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ग्रुप है BCG, अभी भी एग्जिस्ट करता है और वन ऑफ द लीडिंग कंसल्टेंसी ग्रुप है. तो उन्होंने BCG मैट्रिक्स को बिल्ड किया था, जिससे हमें पता ये चलता है कि हमारा एक जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, ये जो हमारा एक बिज़नेस डिवीज़न है, वेयर डू वी स्टैंड फॉर दैट पार्टिकुलर बिजनेस यूनिट, कि हमारी पोजीशन क्या है मार्केट में, हम स्टैंडिंग कहाँ करते हैं एक ख़ास स्पेसिफिक SBU में. तो आइए इसको देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन में BCG हमारे किस काम आता है और कैसे हमारी हेल्प करता है. BCG मैट्रिक्स बेसिकली ग्राफिकली पोर्ट्रेज differences among division in terms of relative market share and industry growth rate. 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है कि ये एक साइड पे आपको मार्केट जो शेयर है उसकी पोजीशन बताएगा, रिलेटिव मार्केट शेयर. रिलेटिव मार्केट शेयर से मुराद है कि आपका मार्केट शेयर उसमें कितना है, और इंडस्ट्री का ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ रेट क्या है. ये 2 चीज़ें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझने. एक रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है. सिमिलरली BCG मैट्रिक्स अलाउज अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज इट्स पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस बाय एग्जामिनिंग द रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन एंड द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट ऑफ ईच डिवीज़न. कि ये हमें हर डिवीज़न के बारे में हमें अलग-अलग BCG. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 4 डिफरेंट डिवीज़न आपने उनके बना दिए हैं, तो आपको हर एक का मुख्तलिफ BCG ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम इस प्रोडक्ट में इस वक्त कहाँ पर खड़े. यानी हर बिज़नेस का, हर बिज़नेस डिवीज़न का BCG से आपको पता चल जाता है कि वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मार्केट शेयर एंड इंडस्ट्री ग्रोथ. ये BCG मैट्रिक्स का जो फिगरेटिव व्यू है, यानी फिगर में अगर हमने इसको देखना हो तो इस किस्म का ये होता है. सबसे पहले तो ये देखें ये है क्या. वंस अगेन इसमें देखें 2 बार हैं, एक वर्टिकल बार है और एक हॉरिजॉन्टल बार है. ये बिग प्लस आपको वंस अगेन नज़र आ रहा होगा. ये दरमियान में जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, ये वर्टिकल बार है आपका, और जो आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल बार है. हॉरिजॉन्टल बार पे हम क्या मेजर करेंगे, ये मार्केट शेयर जो हमारा है वो हम रिलेटिव मार्केट शेयर ये हॉरिजॉन्टल देखेंगे, और जो हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो वर्टिकल मूव करेगा.
यानी जब भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँगा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट का, तो हम वर्टिकल बार के बारे में बात करेंगे, वर्टिकल बार के बारे में। जब मैं आपसे कहूँगा मार्केट शेयर, तो हम बात कर रहे होंगे हॉरिजॉन्टल बार की। ये बहुत एक मशहूर मैट्रिक्स है। इसमें देखें ये 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं। नंबर 1 पे क्वेश्चन मार्क, नंबर 2 पे स्टार, नंबर 3 पे कैश काउ एंड नंबर 4 पे डॉग्स। क्वेश्चन मार्क क्या है, पहले इसको समझें। क्वेश्चन मार्क वो प्रोडक्ट्स हैं, क्वेश्चन मार्क वो प्रोडक्ट हैं जिनका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो कम होगा, लो होगा। क्योंकि इसमें देखें जो आपका हॉरिजॉन्टल बार है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, लो की तरफ। अच्छा, और इसमें जो आपका मार्केट शेयर है, सॉरी मार्केट शेयर तो आपका लो होगा। जो वर्टिकल बार पे देखें जो आपका ग्रोथ रेट है वो क्या है, वो हाई है। तो क्वेश्चन मार्क में वो प्रोडक्ट होंगे जिनका मार्केट शेयर लो और जो ग्रोथ रेट है वो हाई होगा, यानी ग्रोथ उनका तेज़ होगा लेकिन मार्केट शेयर उनका कम होगा। ये बेसिकली वो नए प्रोडक्ट्स होते हैं जो न्यूली मार्केट में लॉन्च हुए हैं। नए प्रोडक्ट का आप सब जानते हैं कि मार्केट शेयर कोई नहीं होता, वो ग्रोथ फेज़ में अपने जब चले जाते हैं तो मार्केट शेयर बनता है। तो ये वो नए आने वाले जो प्रोडक्ट हैं। अब इनमें जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो देखें कौन कौन सी हैं क्वेश्चन मार्क में। मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवेस्टिचर। डाइवेस्टिचर इसलिए यहाँ पे लिखी गई है कि अगर वो काफ़ी अरसे तक प्रोडक्ट चल ही नहीं रही है आपकी, काफ़ी अरसे तक प्रोडक्ट चल ही, मसलन आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, क्वेश्चन मार्क उसको किया आपने, और ये आपने उम्मीद की कि कुछ अरसे के बाद ये स्टार में चला जाएगा, तेज़ी से तरक्की करेगा। अगर तो ऐसा हो जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो आप डाइवेस्टिचर उस जो डिवीज़न है उसको सेल आउट कर दें, उसको बेच कर अपनी जान छुड़ा दें। तो क्वेश्चन मार्क में ये स्ट्रेटजीज़ आप लगा सकते हैं। देन कम स्टार। स्टार एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ग्रोथ भी, इंडस्ट्री ग्रोथ भी तेज़ होता है और उसका जो मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर है वो भी हाई होता है। इसमें आप देखें यानी ये तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रोडक्ट है, तो इसमें आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे एग्रेसिव स्ट्रेटजीज़ लगानी चाहिए। मार्केट शेयर भी हाई है, ग्रोथ भी हाई है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिव सारी लगा सकते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा जो हमारी इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ हैं वो सारी लगा सकते हैं। पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब हम इसमें लगा सकते हैं। देन कम्स कैश काउ। कैश काउ वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका मार्केट शेयर तो कम होता है, मार्केट शेयर जितना होना होता है, इनका ग्रोथ नहीं करता, मार्केट शेयर होल्ड कर रहा होता है बस। यानी जितना मार्केट शेयर आपने अचीव करना था ना वो हो चुका है, अब मज़ीद मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा इसका, सॉरी मार्केट शेयर इसका यानी जितना हो चुका है ना वो उतना ही रहेगा, मज़ीद उससे आगे नहीं बढ़ेगा। और जो इसका ग्रोथ है वो लो होगा, मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा होगा और जो ग्रोथ है वो लो होगा। इसमें अब देखें, अब ये प्रोडक्ट आगे ग्रो नहीं करेगा, इस बात को आपने जहन में रखना है, ग्रो नहीं करेगा, इसका मार्केट शेयर हाईएस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी कौन सी लगेंगी, देखें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टिचर। इसमें अगर आप गौर से देखें 2 स्ट्रेटजीज़ डिफेंसिव हैं इसके अंदर। क्यों डिफेंसिव है, क्योंकि ग्रोथ इसका जो है वो लो है, इसमें ग्रोथ कम हो रहा है, मार्केट में बढ़ने का आपको इसका चांस नहीं है। फिर आ गया जी लास्ट में डॉग्स, इसका ग्रोथ भी कम है, इसका मार्केट शेयर भी कम है। इसमें सारी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ आपने लगानी है, रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टिचर, लिक्विडेशन, सो एंड सो फोर्थ। तो ये आपका BCG मैट्रिक्स है जो हमें ये बताता है कि हमें स्ट्रेटेजिक चॉइस में हमें ये बताता है कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो हमें कौन सी स्ट्रेटजीज़ लेनी चाहिए, अगर स्टार है तो कौन सी। ये ना हो कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट हमारी स्टार है और फिर भी आप रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टिचर और लिक्विडेशन लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन मार्क में कौन सी स्ट्रेटजी सूटेबल है, स्टार में कौन सी है, कैश काउ में कौन सी है और डॉग्स में कौन सी है। ये इसकी थ्योरी है। इसको अगर आप मैंने बता तो दिया ग्राफ में, दोबारा आपके लिए मैं दोबारा इसको पढ़ भी देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिसाइड
whether to strengthen them by pursuing an intensive strategy. देखें इंटेंसिव आ गई है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और टू सेल देम, अगर वो नहीं चल रहा तो आप डाइवर्सिचर कर लें। स्टार रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट लॉन्ग रन अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी है आपका तेज़ है और शेयर भी मार्केट का सबसे हाई है। देन कम्स कैश काउ, जनरेट cash in excess of their needs, should be managed to maintain their strong position for as long as possible। कैश काउ का ना थोड़ा फिलॉसफी समझने। कैश काउ मिल्किंग काउ वो होता है दूध देने वाली गाय जिससे आपको पैसे मिलते हैं। मिल्किंग काउ हर शख्स को पसंद होती है बिज़नेस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि उससे उसको पैसे मिलते हैं। तो कैश काउ में वो प्रोडक्ट होती है जिनकी ग्रोथ मैक्सिमम हो चुकी होती है। अब यानी उसमें से जितने भी पैसे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेविंग में आ रहे होते हैं, प्रॉफिट में आ रहे होते हैं। उसको नई फैक्ट्री नहीं लगानी, नई ग्रोथ नहीं करनी, नए यूनिट नहीं लगाने, क्योंकि वो ग्रोथ उसकी एक दफ़ा हो चुकी होती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश होती है कि वो लंबे से लंबे पीरियड के लिए, फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ, अपनी प्रोडक्ट को कैश काउ में स्टे करवाए रखें। जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी मैच्योरिटी में होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, वो सारी कैश काउ में आपकी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप अगर अच्छे स्ट्रेटजी आपने बनाई है तो आप इंटेंसिव स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो आप डिफेंसिव आपको लगानी पड़ेगी। डॉग्स में तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती, तो इसमें सारी आपको डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ ही लगानी पड़ेंगी। अच्छा, BCG मैट्रिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट ड्रॉ अटेंशन टू द कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिवीज़न। ये आपको ये बता देता है कि कैश फ्लो और जो इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है आपका। मसलन अगर आपका क्वेश्चन मार्क में है, प्रोडक्ट ज़्यादा आपके क्वेश्चन मार्क में आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें जो कैश फ्लो है वो आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा। क्यों आउटफ्लो होगा? अपने मार्केट में प्रोडक्ट को ग्रो करना है, इंट्रोड्यूस कराना है, उस पर बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्च होते हैं। अगर कैश काउ में आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो आप बड़े अच्छे उसके अंदर हैं, क्योंकि इनफ्लो हो रहा होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको आ रहा होगा। तो ये हमें पता चल जाता है इसको देख के ना, कि जिसके कैश काउ में ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसमें इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इस फॉर्म के पास पैसे ठीक ठाक होंगे। अगर स्टार और क्वेश्चन मार्क में है तो हम कहेंगे कि ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तरक्की कर रही है, पैसे नहीं है लेकिन इनके पास, क्योंकि इन्होंने सारे पैसे मार्केट में अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं। ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स अगला मैट्रिक्स है जी। अच्छा, एक मैट्रिक्स मैंने इसमें से डिलीट कर किया है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स, इसको IE मैट्रिक्स कहा जाता है। बस इसमें आपने ये 4 मैट्रिक्स करने हैं, इसी की बेस पे आपका जो एग्ज़ामिनेशन में से अगर कोई पार्ट आएगा तो वो इन 4 के बेस में से आएगा। इसमें मैचिंग स्टेज में जो आउटपुट है उसमें तो एक ही है आपका SQPM, उसमें तो और कोई है नहीं, वो एक अलहदा स्टेज है। ओके जी, ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स क्या है? बेस्ड ऑन 2 इवेल्यूएटिव डायमेंशन, एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन इसमें होगा एंड मार्केट ग्रोथ, यानी 2 इसके अंदर आपको बार नज़र आएंगे, 2 पोजीशन नज़र आएंगे। कैसे? ये यहाँ पर देखें, ये देखें जी, वर्टिकल बार पे देखें मार्केट ग्रोथ है, रैपिड है और स्लो है। हॉरिजॉन्टल बार पे जो यानी हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन है उसमें देखें कॉम्पिटिटिव पोजीशन, राइट साइड पे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन है और लेफ़्ट साइड पे वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। आप क्वाड्रेंट नंबर 1 में देखें, जो आपकी एक्सट्रीम राइट साइड पे है, टॉप एक्सट्रीम राइट साइड, क्वाड्रेंट नंबर 1 लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पर देखें इस क्वाड्रेंट में क्या है, आपका जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ रेट भी आपका तेज़ है, यानी दोनों चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप इंटेंसिव यानी देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिव और इंटीग्रेटिव स्ट्रेटजीज़ लगेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी आपको इंटेंसिव, इंटीग्रेटिव और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, दैट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी आपकी इंटेंसिव ही एग्रेसिव स्ट्रेटजी मानी जाती है। क्वाड्रेंट 2 में आए, पहले तो देखें क्वाड्रेंट 2 में हो क्या रहा है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन कमज़ोर हो गई है आपकी,
ग्रोथ जो मार्केट का है, मार्केट ग्रोथ तेज़ी से कर रहा है लेकिन आपकी पोजीशन कमज़ोर है, इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रहा है, योर पोजीशन इज़ द वीक वन, यानी आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है। अब ज़ाहिरी बात है कि आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो मार्केट ग्रो कर भी रहा हो आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। एनी हाउ इस क्वाड्रेंट में आप फिर भी मार्केट डेवलपमेंट लगा सकते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। लेकिन आप यहाँ पे देखें दो आपको डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ भी नज़र आ रही हैं, और वो किस लिए नज़र आ रही हैं? क्योंकि आपकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो वीक है। मसलन अगर आपने इन चारों में से ऊपर लगा के देख लिया काम नहीं बना तो फिर आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा। क्वाड्रेंट नंबर 3 कोई अच्छा क्वाड्रेंट नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, समझता मैं। क्यों नहीं समझते मैं इसको अच्छा? क्योंकि इसमें मार्केट ग्रोथ भी स्लो है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी आपकी कमज़ोर है, तो इसमें तो बड़ी यानी मुश्किल शुरू हो गई है आपकी। इसमें देखें सारी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ हैं आपके पास। क्वाड्रेंट नंबर 4 इसमें देखें क्या है, आपकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है और मार्केट का जो ग्रोथ है वो स्लो है, मार्केट का ग्रोथ, लेकिन आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें देखें आपको आप डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड भी, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो आप अपनी मार्केट को चेंज कर सकते हैं, दूसरी मार्केट में जा सकते हैं। कैसे? मसलन आप पहले रेफ्रिजरेटर बना रहे थे, आपने अब गाड़ी भी बनानी शुरू कर दी। अब गाड़ी की मार्केट अलहदा है रेफ्रिजरेटर की, बिल्कुल इंटायरली। हो सकता है कि अगर आप गाड़ी बनाएं तो उसकी जो मार्केट ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ, वो तेज़ हो। अब क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, आप गाड़ी बनाएंगे तो कस्टमर के जहन में यही आएगा कि ये अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, अच्छा ब्रांड है, इनकी गाड़ी भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, यानी इस किस्म की चीज़ें आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अभी जो हमने ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स पढ़ा है, वंस अगेन उसकी थ्योरी है, इसको पढ़ लें। ऑल दो कि मैंने ग्राफ में आपको ये एक्सप्लेन किया है कि क्वाड्रेंट 1 में क्या हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है, इसको ज़रा गो थ्रू कर लें तो आई एम श्योर कि आपको ये ईजी पॉइंट्स हैं, इससे पहले मैं डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। ओके जी, अब हम जो इनपुट स्टेज हमने कर लिया, मैचिंग स्टेज हमने कर लिया, जिसमें हमने 5 मैट्रिक्स पढ़े, एक मैंने डिलीट किया, 4 आपको मैंने डिटेल में पढ़ाए। अब ये सब कुछ करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने आउटपुट स्टेज या डिसीजन स्टेज के अंदर, और डिसीजन हमने लेना है एक मैट्रिक्स की बेस पे। उस मैट्रिक्स का नाम है क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स, या इन अदर वर्ड QSPM। ये क्या है, पहले इसकी थ्योरी को समझें। QSPM बेसिकली ऑब्जेक्टिवली इंडिकेट्स विच अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज आर बेस्ट। ये आपको ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है कि ये क्वांटिटेटिवली बताएगा, नंबर्स में बताएगा, ऐसे नहीं अंदाजे में, ये नंबर्स में क्वांटिटेटिवली आपको मेजर करके बताएगा कि कौन सा स्ट्रेटजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। मिसाल के तौर पे आप इसमें अगर 3 स्ट्रेटजीज़ आप देख रहे हैं कि जी हम 3 स्ट्रेटजीज़ हमने देखनी और इन 3 में से एक को चूज़ करना है, तो ये मैट्रिक्स आपको बताएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको चूज़ करनी चाहिए, इट विल वर्क बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, बाकी दो आपके काम नहीं आएंगी। ये बताएगा। आप कैसे बताएगा मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी अभी। इट यूजेस इनपुट फ्रॉम स्टेज 1। एक चीज़ याद रहे कि ये स्टेज 1 से इनपुट लेगा। स्टेज 1 में इनपुट हमने कैसे किया था, अगर आपको याद हो, 2 चीज़ों से हमने इनपुट लिया था, एक एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से और एक इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से।
तो ये वहाँ से इनपुट लेगा। मसलन अगर आपने, इसका सिंपल तरीका ये है, इस मसले को बिल्कुल आसानी से हल करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने जिसका IFE बनाया उसी का EFE बना लें, उसी का आपने सॉर्ट बनाना है, उसी का आप ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स बना लें, उसी का आप BCG बना, आपको अब आसानी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये इनपुट लेगा आपके स्टेज 1 से, और उसके बाद ये क्या करेगा, उस इनपुट से मैचिंग करेगा स्टेज 2 जिसमें आपने 5 किस्म के वो मैट्रिक्स पढ़े हैं, वहाँ से ये मैच करेगा उस इनपुट की बेस पर। ये देखें, ये इसका टेबल है, यानी ये किस तरह से हमने बनाना है। अब इसमें देखें आपकी लेफ़्ट साइड पे की फैक्टर लिखे हुए हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं, इंटरनल फैक्टर भी हैं। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर कहाँ से आएंगे, ये एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे जो आपने एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाया था वहाँ से आएंगे। इंटरनल फैक्टर कहाँ से आएंगे, जो आपने इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाया था ये वहाँ से आएंगे आपके पास। ये आपने नोट डाउन कर लिए। अब देखिए जो राइट साइड पे आपके आ रहे हैं, सबसे पहले वेट, आपने वेट लगाना है इनका। वेट की वही फ़िलासफ़ी है जो आपने IFE में और EFE में लगाई थी। ये 3 स्ट्रेटजीज़ हैं अल्टरनेटिव, कि ऑर्गेनाइजेशन को 3 स्ट्रेटजीज़ अच्छी लग रही हैं, स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3, लेकिन उनको अब ये नहीं समझ आ रहा इन 3 में से किसको चूज़ करना है। वो ये मैट्रिक्स बताएगा आपको कि किसको चूज़ करना है। कैसे, ये देखें, ये वो थ्योरी बता रहा है कि आपने क्या करना है। मसलन आपने लिस्ट बनानी है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की, उनको वेट असाइन करना है जैसे हम पहले करते आए हैं। उसके बाद एग्जामिन द स्टेज 2 मैचिंग स्टेज में जो मैट्रिक्स आपने बनाए थे, एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसीडर इम्प्लीमेंटिंग। वो हमने पहले बता दिया कि 3 स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमने कंसीडर करनी है। इट ऑलवेज़ रिक्वायर, ये भी आप छोड़ दें, ये यहाँ से इसको ज़रा गौर से देखें, ये क्या कह रहे हैं। आपके राइट साइड पे 2 स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हैं वो। एक है 2 स्ट्रेटजीज़, वो कौन सी हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, जो भी जितनी चाहें, बट टू मेक द थिंग सिंपल यहाँ पे हम 2 की बात कर रहे हैं। 2 स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखें, ये रिटेल कंप्यूटर स्टोर के बारे में जिसका हमने शॉर्ट एनालिसिस किया था ना, उसी का देखें ये QSPM इसने बनाया है। यहाँ पर देखें आपकी लेफ़्ट साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हुई हैं और थ्रेट्स लिखे हुए हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये थ्रेट्स हैं। अब ये कहाँ से आए हैं, जो हमने शॉर्ट बनाया था ऑलरेडी। अब इसमें देखें ये वेट है, ये वेट भी अगर आपको याद होगा हमने जो वहाँ पे फैक्टर लिए थे, ये वही फैक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इनको देखते हुए आपने इनको वेट दे देना है, इनकी इम्पोर्टेंस देखते हुए। ये याद रहे कि वो जो टोटल है वेट का वो 1 ही रहेगा। नीचे देखें 1 लिखा भी हुआ है। उसके बाद अट्रैक्टिवनेस स्कोर, आप अट्रैक्टिवनेस स्कोर को ऐसे समझ लें, जो हम रेटिंग करते थे ना 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पे उस रेटिंग को आप बदल दें अट्रैक्टिवनेस स्कोर से। 1 से मुराद है कि आपका रिस्पॉन्ड करना अच्छा नहीं है, और 4 से मुराद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो रेटिंग का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे आपने अट्रैक्टिवनेस स्कोर लिख देना है। उसके बाद जो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर है ये बिल्कुल वही है जो आपका वेटेड एवरेज स्कोर था, यानी इन 2 को आपने ज़रब दे के और वहाँ पर आपने लिख देना है। वेट और AS को मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आए वो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर में आपने लिख देना है। यानी फैक्टर 1 का ये पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रोइंग 10%, 0.10 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट द आंसर 0.40। इसी तरह जो फैक्टर नंबर 2 है, अपॉर्चुनिटी नंबर 2 है, उसका जो आपके पास आएगा वो 0.20 आ रहा है। ये इस तरह आपने टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर सबका निकाल लेना है। इसने सबका नहीं निकाला हुआ, आप सबको मल्टीप्लाई करके सबका निकालना। अच्छा जी,
उसके बाद आपने जो दूसरी स्ट्रेटेजी है, वेट देखें चेंज नहीं होगा, वेट वही रहेगा आपका अट्रैक्टिवनेस स्कोर चेंज हुआ है स्ट्रेटेजी नंबर 2 में आके, जिसमें लिखा हुआ है फुली रेनोवेट एग्जिस्टिंग स्टोर, और जो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है उसमें है बाय न्यू लैंड एंड बिल्ड न्यू लार्ज स्टोर। यानी आपके पास 2 स्ट्रेटेजीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिनमें उनको समझ नहीं आ रहा है इनमें से मुझे कौन सी चूज़ करनी चाहिए। क्या मुझे नया स्टोर बनाना चाहिए या जो एग्जिस्टिंग मेरा कंप्यूटर स्टोर है, रिटेल कंप्यूटर स्टोर, उसको अच्छे तरीके से रेनोवेट करके अपना बिज़नेस बढ़ाऊँ। अब हमें इस मैट्रिक्स से पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर। अब इन दोनों का समझ आ गया, वेट दोनों का एक ही रहेगा। चेंजिंग कहाँ पे आ रही है? अट्रैक्टिवनेस स्कोर में। देखें वेट पहले फैक्टर का 0.10 ही है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है उसमें AS4 है, स्ट्रेटेजी नंबर 2 में AS2 हो गया है। यहाँ पे चेंज आ रहा है। आपने इस तरह दोनों जो स्ट्रेटेजीज़ हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा, उन दोनों 3 4 जितनी भी हैं उनका आपने टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर निकाल लेना है और एंड में आके उस सब को आपने सम कर देना है, उन सब को आके आपने जमा कर देना है, टोटल कर देना है। हमने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स देख लिए, वो थे हमारे की एक्सटर्नल फैक्टर। अब हमने यहाँ पर देखना है कि इंटरनल फैक्टर, जिनमें हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे। वेट इनका भी टोटल 1 होगा, यानी जो टोटल आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, उनका भी वेट का टोटल 1 होगा, और जो आपके इंटरनल फैक्टर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उनका भी जो टोटल वेट है वो 1 होगा। बाकी तमाम फ़िलासफ़ी वही है, AS की भी TAS की भी बिल्कुल वही है। यानी आपने इन दोनों स्ट्रेटेजीज़ की अलहदा से TAS निकाल लेने हैं और उनको सम कर लेना है। एंड में देखें जो टोटल आपके पास सबमिशन आ रहा है, एक का आ रहा है आपके पास 4.36 और दूसरे का आपके पास आ रहा है 3.27। अब ये देखें आपके पास रिज़ल्ट आ गया, जिसका टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर जिस स्ट्रेटेजी का सबसे ज़्यादा आ रहा हो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा यानी इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो कंप्यूटर स्टोर है उसको नई सेटअप लगाना चाहिए, यानी उसको एक और जगह ख़रीद कर एक नया स्टोर भी बनाना चाहिए, सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टोर को रेनोवेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोर है टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर वो 4.36 आया है, जबकि दूसरी स्ट्रेटेजी का 3.27 आया, उसका भी अच्छा आया है। लेकिन जब हम इन दो में से कंपेयर करेंगे तो इसका क्योंकि ज़्यादा आ रहा है, 4.36 आ रहा है, इसका मतलब इसको हमें चूज़ कर लेना चाहिए। तो ये आई एम रिपीटिंग अगेन, मैकेनिक इसका बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वही है जो हमने एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़ा था और इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़ा था। सिर्फ क्या है, वेट का मैकेनिज़्म वही है, जो रेटिंग थी उसको आपने चेंज कर देना है अट्रैक्टिवनेस स्कोर से, 1 to 4 ही रहेगी। जो आपका वेटेड स्कोर था यहाँ पे वो हो रहा है टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा उसको लिखते आना है, उसके बाद टोटल को सम कर लेना है आपने। दोनों अगर आपके पास 2 स्ट्रेटेजीज़ हैं तो 2 सम, आपके पास 2 जवाब आ रहे होंगे। यहाँ पर 3 भी हो सकती थी, अगर 3 स्ट्रेटेजीज़ होती तो वेट वही रहेगा, वेट वही रहेगा। चेंज कहाँ पर आएगा? अट्रैक्टिवनेस स्कोर में। तो यहाँ पर आपके कॉलम कितने बन जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास 4 कॉलम है तो फिर आपके पास कॉलम आ रहे होते 2 कॉलम मज़ीद बढ़ जाते हैं, आपके पास 6 कॉलम आने चाहिए थे आपके पास, क्योंकि वेट का तो एक ही कॉलम रहेगा। 4 स्ट्रेटेजीज़ हैं तो आप 4 बना लें, 5 हैं तो 5 बना लें, क्योंकि इससे ज़्यादा होती नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली 2-3 के बारे में ही बात हो रही होती है, 5-6 स्ट्रेटेजीज़ कोई नहीं बना रहा होता है कि उनका, क्योंकि जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज़ हैं वो इतनी ही होती हैं आपके पास, 2 मैक्सिमम 3। आज कोई एब्सोल्यूट आपके पास कंडीशन आ जाए तो उसमें वो 3 से ज़्यादा में जाती है ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज़ 3 पे ही मैक्सिमम होती है बात। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ तक आपका सिलेबस होगा,
यानी जो आपका फ़ाइनल टर्म का जो ओपन बुक पेपर है, आपका जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन है, वो यहाँ तक होगा आपका। अब इसमें हमने पढ़ा क्या है, आफ्टर योर मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5, उसमें हमने स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा, जो 4 सेट्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं। फिर हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा, ये जो इसको आज हमने डिस्कस किया फाइनल लास्ट पार्ट को। इसमें हमने 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। स्ट्रेटजी इवेलुएट करके मैंने आपको बताई कि कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें 3 फेजेस थे, इनपुट, मैचिंग और डिसीजन, और उन तीनों में कुछ मैट्रिक्स थे जिनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। आपने इन 3 पे मेजर फोकस करना है फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन। यानी जो भी अब ये तो इसमें रट्टा लगाने वाली तो बात अब रह नहीं गई कि जी हमने ये मैकेनिक्स को, अब आपके पास 24 आवर हैं, 24 घंटे हैं, ओपन बुक पेपर है, यू कैन ओपन योर बुक, आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं उसको, यानी जो भी आपने करना है आपने हमें सबमिशन देनी है। तो अब इसमें आपका काम राइटिंग वाला जो आपका एग्ज़ाम होता है, फ़िज़िकल एग्ज़ाम, उससे बहुत आसान है। क्यों आसान है कि आप में इसमें लिबर्टी बहुत ज़्यादा है। आपके पास 2 घंटे नहीं है, 24 घंटे हैं। आपके पास ये भी आज़ादी है कि आप किताब खोलें, आप इंटरनेट से हेल्प आउट लें, आप किसी से मशवरा कर लें, जो मर्ज़ी आप चाहें कर सकते हैं। आपने 24 आवर में सबमिशन देनी है। तो विद दिस हो कि आप सबके जो पेपर हैं वो अच्छे हों, वो आप सब मेहनत करें और इस जो एग्ज़ामिनेशन है ऑनलाइन, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके सबमिशन करें। तो अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो हमने आज पढ़ा है, यहाँ तक आपका एग्ज़ाम होगा, यहीं तक आपका सिलेबस है। तो मैं ये वीडियो आपकी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपका विद दिस होप कि आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा जाए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।